गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इकोनोमेट्रिक्स एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर फॉर इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास। अभी इसके आगे आपको मोस्टली सारे टॉपिक्स मिलेंगे वन बाय वन। एवरी वीक वी विल हैव वन क्लास ऑन इकोनोमेट्रिक्स, वन और टू क्लास, ओके। एंड सो मैं यहाँ पे आपको बेसिकली आपके यूजीसी नेट का सिलेबस, जो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में सिलेबस होता है, वो कराने वाली हूँ, कवर कराने वाली हूँ। साथ में आपकी मास्टर्स एंड अंडरग्रेड का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। सो यू कैन वॉच दीज वीडियोस एंड होपफुली आपको, बहुत लोगों को ये टॉपिक बहुत टफ लगता है, सो लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई इट एंड होपफुली यू विल अंडरस्टैंड बेटर। एंड यू कैन कमेंट डाउन बिलो वट एवर द क्वेरीज यू हैव। तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं और बिल्कुल आई एम हियर फॉर यू। तो आप बिल्कुल कमेंट करिए एनी क्वेरीज यू हैव or anything you want, any particular topic you want. Okay? चलिए तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। Let us start with the introduction of econometrics. तो इकोनोमेट्रिक्स जो हमारा वर्ड है, बेसिकली इकोनोमेट्रिक्स जो सब्जेक्ट है, हम इसको पढ़ते क्यों हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इकोनोमेट्रिक्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज कंपैरेटिवली अ न्यूअर कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। तो क्या जरूरत पड़ गई हमको इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने की, ठीक है। तो let us first see कि ये वर्ड आया कब था। So it was coined in 1926 by Ragnar A. Frisk. Econometrics as a subject तो यूज हो रहा था पहले से, but in 1926 Frisk thought of coining a word. The economists wanted a word to define what is econometrics. So this word was coined. Okay. तो basically econometrics है क्या? तो बहुत ही इजी शब्दों में, सिंपल शब्दों में, आपका इकोनोमेट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी प्लस स्टैटिस्टिक्स प्लस आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको इकोनोमेट्रिक्स बनाता है। दिस इज इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। एंड नाउ इन टुडे सिनेरियो, जब हम टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांसमेंट हो चुका है, वी आल्सो ऐड वन मोर थिंग, दैट इज डेटा साइंस। बट यू विल नॉट सी इट इन द ओल्डर बुक्स। आप आजकल कुछ नई बुक्स जो आ रही है उसमें आप इस एडिशन को देखोगे, कंपैरेटिवली न्यूअर कॉन्सेप्ट है। डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट भी हम ऐड करते हैं, तो द इकोनोमेट्रिक मॉडल इज कंप्लीट व्हेन वी ऐड दिस, ओके। एंड अगर आप पहले की बुक्स रेफर करेंगे, तो जैसे कि आप बुक्स रेफर करें द कॉमन बुक्स, दैट इज ए कोत्सियानस, an introduction to econometrics. It is an introductory book. And Gujarati. So all those books will not have data science written in it, which is fine. Okay. It is a newer concept, आप लिख सकते हैं या आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनोमेट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो इकोनोमेट्रिक्स बेसिकली यूज होता है कि हम एक न्यूमेरिकल या इंपेरिकल वैल्यू पुट प्रोवाइड कर सके फॉर एन इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो जैसे आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है। अब लॉ ऑफ डिमांड जब बनाया गया था, तो मार्शल ने जब लॉ ऑफ डिमांड बनाया, ही जस्ट अज्यूम्ड फ्यू थिंग्स, मेड सम अजम्पशंस, हम सब अजम्पशंस पढ़ते हैं इकोनॉमिक थ्योरी में, और एक मॉडल प्रिपेयर किया और उसको जनरलाइज कर दिया पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे, ठीक है। उसको जनरलाइज कर दिया, बट इन रियलिटी इज इट पॉसिबल, इज इट ट्रू, क्या वो रियलिटी में आज भी सारे सिचुएशंस में एप्लीकेबल है। तो आप खुद ही देखते हैं दैट इट इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, और बहुत सारे सिचुएशंस में वो एप्लीकेबल नहीं है। एंड द assumption ऑफ ceteris paribus, कीपिंग एवरीथिंग कांस्टेंट, ये चीज तो गलत है ना। आप रियलिटी में तो यू डोंट कीप थिंग्स कांस्टेंट, इन रियलिटी डिमांड विल बी अफेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो ये इस चीज के कारण हमने इकोनोमेट्रिक्स को बाद में इन्वेंट किया, या फिर हमने उसको डिस्कवर किया। एंड द इकोनॉमिस्ट सेड that we need empirical evidence to prove the theories that we make. Okay. तो empirical और numerical evidence के लिए, एक better projection के लिए, एक better forecasting के लिए हम econometrics use करते हैं. Okay. And it deals with measurements and economic theories and everything. Okay, it is a combination. इसको एक पैकेज बोलिए कि इसमें सब कुछ ही आ जाता है। हमारी थ्योरी भी आ गई, हमने इसमें स्टैटिस्टिक्स भी लगा दिया, हमने इसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी लगा दिया, और अब हम डेटा साइंस भी लगा देते हैं। ओके,
सो दिस इज इकोनोमेट्रिक्स. चलिए तो अब थोड़ा और देखते हैं डीपली. सो हियर जो हम अभी पढ़ के आए, इकोनोमेट्रिक्स इज अगेन इकोनॉमिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स प्लस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स प्लस डेटा साइंस. ओके, ये तो हमने अच्छे से समझ लिया मेरे हिसाब से. अब हम देखते हैं एक बेसिक लीनियर रिग्रेशन मॉडल के यूज से हम देखेंगे. ओके, सो इन अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आप देखोगे उसमें टू वेरिएबल्स होते हैं. देयर आर ऑलवेज टू वेरिएबल्स. और एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का इक्वेशन क्या होता है? y is equals to a plus bx or x is equals to a plus by. Anything. Two variables y and x are the variables. आप देख रहे हो दो वेरिएबल है. अब इसमें भी एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक वेरिएबल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. So what is an independent variable? Which one is the independent variable? So this x is an independent variable here and y is the dependent variable. Next वाले इक्वेशन में अगेन हमारा y इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है और x हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों हम y को या इस वाले वेरिएबल को, इनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दीज आर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एंड दे आर बीइंग अफेक्टेड एक्सोजीनियसली. ये एंडोजेनस वेरिएबल्स नहीं है, एक्सोजेनस वेरिएबल्स है. क्यों? ये मॉडल के बाहर से अफेक्ट हो रहे हैं. बाहर के कोई फैक्टर्स है जो इनको अफेक्ट करते हैं और इनको चेंज करते हैं. दे चेंज and when they change we see the result of that change on the dependent variable. जब भी आप इसमें स्लोप भी निकालेंगे, जैसे ये स्लोप है आपका b, तो आप क्या बोलते हो उसमें कि मैं एक यूनिट चेंज अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, उसका इफेक्ट में देखता हूँ अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे. वन यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द इफेक्ट is seen on the dependent variable. So on the dependent variable we see the effect of one unit change in the independent variable. Okay. तो आप कभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करोगे और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा आप मेजर करोगे. सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड. ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका हमेशा मैनिपुलेट होगा. I will keep a very detailed class on these concepts of independent and dependent variable, but वो econometrics का पार्ट नहीं है मेजरली, वो आपके statistics का पार्ट होगा और मैं इसको रिसर्च और statistics के पार्ट में आपको अच्छे से और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. अभी इकोनोमेट्रिक्स में यू जस्ट सी कि ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड इधर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने से अफेक्ट होता है और उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं ड्यू टू द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, तो आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बुलाओगे और डिपेंडेंट वेरिएबल इज योर एक्सप्लेन्ड वेरिएबल. ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हो जाएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्सप्लेन वेरिएबल होगा. ठीक है, नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. दिस एग्जांपल कि इंपैक्ट ऑफ एफडीआई फ्लो ऑन कंट्रीज जीडीपी. अब यहाँ पे कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, हमें ये बताना है. ठीक है, लेट अस सी. तो इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई इनफ्लो, आप किसका इम्पैक्ट देख रहे हो? एफडीआई इनफ्लो का. किस पे देख रहे हो? ऑन किस पे देख रहे हो? जीडीपी पे, कंट्रीज जीडीपी. तो इम्पैक्ट किस पे देखा जा रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल पे. और किसका देखा जा रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का. तो हियर एफडीआई इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं जीडीपी पे, विच इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, अब सिमिलरली कीन्स का कंजम्पशन फंक्शन, लेट मी इरेज ये सब सो दैट वी विल हैव सम स्पेस. हाँ, तो हम देखते हैं कीन्स का कंजम्पशन फंक्शन. अब कीन्स का कंजम्पशन फंक्शन सबने देखा है. इट इज अ वेरी सिंपल कंजम्पशन फंक्शन. C is equals to C naught plus by. ये एक सिंपल कंजम्पशन फंक्शन है. C is consumption here and y is income. ये आपका स्लोप है b and this is the C naught is the intercept. ओके, आपने इसका ग्राफ भी देखा होगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है आपका कंजम्पशन फंक्शन का. Here C we have, then we have C naught and dependent variable is here, independent variable is here. So we always keep the independent variable on the x-axis. Remember this, independent variable is always quoted or is mentioned on the x-axis और आप dependent variable को y-axis पे रखेंगे. ठीक है, तो ये आपका कीन्स कंजम्पशन फंक्शन है. अगेन इनकम हियर इज
the independent variable and consumption is the dependent variable. ठीक है, तो ये आपका, और आप देख रहे हैं ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, तो दो वेरिएबल्स है, कंजम्पशन एंड इनकम. यू हैव जस्ट टू वेरिएबल्स, वन इज इंडिपेंडेंट एंड वन इज डिपेंडेंट. ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ. अब देखिए, एक जनरल फॉर्म ऑफ लाइन होता है, या जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं आप, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ y is equals to mx plus c. ये जनरल फॉर्म है. जनरल फॉर्म को क्या का मतलब क्या होता है कि आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं. m स्लोप डिनोट करता है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, c इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो अब इधर आप देखिए आपके जनरल फॉर्म में y is equals to mx plus c. इट इज सिमिलर टू दिस yi. यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज सबस्क्रिप्ट y is equals to alpha plus beta x है. ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है. आप i जब लगाते हैं, i यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, i इज दैट इज सेइंग कि ये एक वेरिएबल है एंड इट इज चेंजिंग, इट माइट चेंज इन डिफरेंट पीरियड्स, इट द वैल्यू ऑफ x एंड y विल चेंज. इसलिए आपने सबस्क्रिप्ट लगाया यहाँ पे. ठीक है, नाउ m इज द स्लोप. स्लोप आपका कैसे निकालते हैं, जब आप डेरिवेशन करते हैं या आप डेरिवेट करते हैं तो आप स्लोप निकालते हैं, dy by dx के थ्रू आप स्लोप निकालते हैं. ठीक है, स्लोप को आप dy by dx बोल दीजिए, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x बोल दीजिए, या tan थीटा बोल दीजिए, दैट इज p by p परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्योंकि स्लोप आप कैसे निकालेंगे, ये आपका अगर ग्राफ, तो आपका स्लोप कुछ इस तरीके से निकलेगा. ये आपका स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन, दिस इज या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह से निकाल सकते हैं. पर इन इकोनॉमिक्स हम जनरली डेरिवेशन का यूज करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे आप डेरिवेशन का यूज करेंगे. ठीक है, तो एक इक्वेशन ले लेते हैं और देखते हैं स्लोप कैसे निकलता है. तो लेट मी टेक एन इक्वेशन. जैसे मैं बोलती हूँ y is equals to 3x plus 4. अब इसका मुझे स्लोप निकालना है m. ठीक है, स्लोप वो हम निकालेंगे dy by dx करके. सो इट विल बी 3. x का डेरिवेशन होगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा. x का डेरिवेशन 1 होगा, 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई 3, तो 3 इज द स्लोप. ओके, सिमिलरली आप कोई और वैल्यूज रख लीजिए. y is equals to 4x plus 7, ये रख लीजिए. देन ऑल्सो आप dy by dx अगर कैलकुलेट करते हैं, इट विल बी 4. सो दैट इज द स्लोप. दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द स्लोप, द वैल्यू ऑफ m. ठीक है, अब यहाँ पे एक नॉर्मल इक्वेशन के बारे में कुछ चीजें लिखी है, जैसे अल्फा एंड बीटा आर द पैरामीटर्स. तो अभी तक हम बोल रहे थे कि दो वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, दैट इज x एंड y. Then what are alpha and beta or a and b? So they are called parameters. Why are they called parameters? Parameters इसलिए बोला जा रहा है because they are the estimates of population. Population के estimates है, sample के नहीं. इसीलिए इनको parameters के रेफर किया जा रहा है. अगर sample के estimates होते तो इनको statistics रेफर करते हैं. ये population के estimates है. ठीक है, एंड बिकॉज इट इज अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, तो आप यहाँ देखिए x और y जो आपका वेरिएबल है उसका पार हमेशा 1 होगा, क्योंकि पार मेंशन नहीं है मतलब पार 1 है. ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात हो रही है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इन दैट द पार ऑन द वेरिएबल्स विल बी 1 एंड देयर विल बी ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. दो वेरिएबल्स है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल. ये हमारा जनरल सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन होता है. ओके, Now let us see deterministic equation. अब deterministic equation का क्या मतलब होता है इकोनॉमिक्स में, हम deterministic equation किसे बोलते हैं. तो जब भी आप deterministic equation की बात करेंगे, आप एक चीज याद रखिएगा, उसको हम exact model भी बोलते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. So जब आप एक deterministic equation की बात करते हैं, so in that we say, जैसे आपका एक ये हो गया, आपका equation आप देख सकते हैं, this is the equation. I can write one more equation for you. Y is equals to a plus bx. ठीक है, सिंपल इक्वेशन. अब इसमें ये डिटर्मिनिस्टिक इक्वेशन ही है, ऑल दीज आर एग्जैक्ट और डिटर्मिनिस्टिक इक्वेशन. हम क्यों बोलते हैं, तो इन दिस मॉडल, इन दिस इक्वेशन, दीज इक्वेशंस वी बेसिकली से दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कंप्लीटली एक्सप्लेनिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, देयर इज नो अदर वेरिएबल दैट इज अफेक्टिंग इट. हम यहाँ पे यही बोल रहे हैं. इन एन एग्जैक्ट मॉडल इन इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स यू विल से कि मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल को पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कर दे रहा है, और मुझे यहाँ पे किसी और वेरिएबल का इंपैक्ट दिख ही नहीं रहा अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे. नो अदर वेरिएबल इज इंपैक्टिंग माय डिपेंडेंट वेरिएबल. इट इज ओनली बीइंग अफेक्टेड बाय माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, अब इन रियल सेंस इट इज नॉट ट्रू.
बट इन एग्जैक्ट और डिटर्मिनिस्टिक इक्वेशन हम यही मानते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको एग्जैक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन माय इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दे रहा है, कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप कभी भी इक्वेशन लिखते हैं जिसमें आप कंजम्पशन की इक्वेशन लिख रहे हैं और आप ऐसी इक्वेशन लिखते हैं इट इज एन एग्जैक्ट रिलेशनशिप, तो व्हाट आर यू सेइंग, यू आर बेसिकली सेइंग दैट एवरी पर्सन हु हैज सेम इनकम, अगर राज की इनकम 20,000 है और प्रिया की इनकम भी 20,000 है, तो मैं ये बोलूंगी कि दोनों का कंजम्पशन भी सेम हो, इक्वल होगा। कंजम्पशन ऑफ प्रिया एंड राज विल बी सेम, क्योंकि मैं एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये तो बोल ही रही हूँ कि मेरा इनकम पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा है, इसलिए भी एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप बताता है। अब नाउ व्हाई इज दिस एन एग्जैक्ट रिलेशनशिप, और एक क्वेश्चन कि क्यों, मतलब हमने बता दिया ठीक है एग्जैक्ट रिलेशनशिप है क्योंकि ये पूरा का पूरा उसको एक्सप्लेन कर दे रहा है, व्हाई इज कंप्लीटली एक्सप्लेनिंग और द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कंप्लीटली एक्सप्लेनिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, or the independent variable is completely explaining the dependent variable। बट अगर मैं ग्राफिकली देखती हूँ, ठीक है, लेट मी शो ग्राफिकली, मेरा कंजम्पशन है ये, सो आई एम सेइंग दिस इज c is equals to alpha plus beta y, ओके, या c naught plus by, you can take anything। इधर मैं अपना इनकम देख रही हूँ, इधर मैं अपना कंजम्पशन देखती हूँ, and I'm saying that at 20,000 rupees of income, या फिर 2,000 ले लेते हैं, 2,000 की इनकम पे मेरा कंजम्पशन हो रहा है कुछ of 4,000 units, okay, this is what is happening। now some people in this category might be consuming थोड़ा कम, हो सकता है वो 2,000 रुपए से इनकम पे 2,000 रुपए का ही कंजम्पशन करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ऊपर से लोन ले लेते हैं और अपना कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, और अब वो 2,000 रुपए की इनकम पे ही कंजम्पशन कर रहे हैं कुछ 6,000 रुपए का। देखिए अब 6,000 रुपए का कंजम्पशन कर रहे हैं वो, तो इस टाइप के लोग आपको हर जगह दिखते हैं, ओके। बट these people आर नॉट डूइंग नॉट ऑप्टिमली इन्वेस्टिंग, मतलब आप देख रहे हो वो 4,000 रुपए से अलग है, दोनों जगह पे आप डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब इनकम तो अफेक्ट नहीं कर रहा है, इसका रीजन इनकम तो नहीं है इस कंजम्पशन का, और कम कंजम्पशन का भी रीजन इनकम नहीं है, देयर आर अदर फैक्टर्स। बट ये जो हमारा इक्वेशन है, एग्जैक्ट इक्वेशन या एग्जैक्ट डिटर्मिनिस्टिक इक्वेशन है, ये बेसिकली इस ही लाइन को एक्सप्लेन करता है, एंड इट इज सेइंग कि मेरी कंजम्पशन जो है वो पूरी की पूरी मेरे इनकम पे ही डिपेंडेंट है, एंड सो द इक्वेशन जस्ट जस्टिफाइज दिस लाइन। एंड इन लोगों का रीजन, उसके पास कोई रीजनिंग नहीं है, वी डोंट एक्सप्लेन दीज थिंग्स, why is someone consuming 6,000, why is someone consuming 2,000, we don't consider it। और यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एग्जैक्ट मॉडल की या डिटर्मिनिस्टिक मॉडल की, जिसकी वजह से आप इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते हैं ना, आप स्टोकास्टिक इक्वेशंस पे आते हैं। डिटर्मिनिस्टिक इक्वेशन आपको बता ही नहीं रहा है, इट इज नॉट गिवन द रीजन, ये वेरिएंस क्यों आ रहा है बीच में, ठीक है, ये चीजें आपको नहीं पता चलती, एंड सो यू स्टडी स्टोकास्टिक इक्वेशन। सो लेट्स सी, तो ये अब आपका स्टोकास्टिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज स्टोकास्टिक इक्वेशन, क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखिए, अभी आप डिटर्मिनिस्टिक इक्वेशन में इतना पढ़ के आए थे, ठीक है, ये आपकी डिटर्मिनिस्टिक इक्वेशन थी, व्हाट इज एक्स्ट्रा ओवर हियर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं that only you, this part is extra, ये पार्ट जैसे मैं अपने डिटर्मिनिस्टिक इक्वेशन में ऐड करती हूँ, मेरा इक्वेशन स्टोकास्टिक इक्वेशन बन जाता है। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टोकास्टिक इक्वेशन, तो स्टोकास्टिक इक्वेशन बेसिकली इज एन इक्वेशन जो आपको इन एग्जैक्ट रिलेशनशिप बताता है, दिखाता है। So this equation is showing inexact relationship. Exact relationship का अब C और Y में exact relationship तो दिख नहीं रहा आपको. It is an inexact relationship. Why? Because now there is a presence of disturbance term. इस U को आप कहीं पे U देखेंगे, कहीं पे U की जगह E लिखा हुआ देखेंगे, कहीं पे mu दिखेंगे. ये तीनों सेम चीज है, mu, U and E. Okay, all the three of them are error terms, डिस्टर्बेंस टर्म्स, रैंडम वेरिएबल या स्टोकास्टिक वेरिएबल। अब ये चारों नाम एक ही चीज के हैं,
आप यू लिख दीजिए, ई लिख दीजिए, म्यू लिख दीजिए, या यू आई लिख दीजिए, ई आई लिख दीजिए और म्यू आई लिख दीजिए, वो सारी चीजें एक ही चीज को रेफर करेंगे, दैट इज डिस्टर्बेंस टर्म, ठीक है, एंड एनी ऑफ द नोटेशंस कैन बी यूज्ड। तो जब भी एक एरर टर्म या डिस्टर्बेंस टर्म ऐड हो जाता है हमारे एग्जैक्ट रिलेशनशिप में, तो वो एक स्टोकास्टिक इक्वेशन बन जाता है, बिकॉज नाउ वी आर कंसिडरिंग ऑल दोज फैक्टर्स जो हमने एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप में नहीं कंसिडर किए थे, दैट आर अफेक्टिंग द कंजम्पशन और द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल और केवल डिपेंडेंट वेरिएबल से नहीं इफेक्ट होता, और भी वेरिएबल्स होते हैं। सो वी ऐड ए यू and we say जो जितने भी other variables है जो हमने exact relationship में नहीं पढ़े थे, we are considering those in the form of u और a disturbance term या फिर error term। बट ये error term को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोग सोचते हैं कि ये कोई error create कर रहा है। no, does not denote the error in real life, no, okay, real life में ये एक error denote नहीं करता, ठीक है, ये बस इसलिए एरर टर्म बोला जाता है या डिस्टर्बेंस टर्म बोला जाता है। सी जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें जब भी आप देखते हैं वाई का इम्पैक्ट, तो कुछ चीजें और इन्फ्लुएंस करती है जिसके बारे में हम बता नहीं सकते। वी आर नॉट श्योर कि और कौन सी चीजें जो इफेक्ट कर रही है। हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, हो सकता है कि मार्केट में कोई और कंडीशन हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, वी डोंट नो व्हाट इज अफेक्टिंग, हमें नहीं पता, और क्या उसका प्रपोर्शन है, कितना इफेक्ट कर रही है, वी डोंट नो। So we just use error term to denote that. Okay, it consists of everything that is not taken into consideration. ठीक है, आगे चलते हैं। So now जब आप stochastic equation पढ़ते हैं तो उसमें आप दो टाइप की equations देखेंगे अपनी बुक्स के अंदर, और काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। So one is yi is equals to alpha plus beta xi plus ui, and the other one you will see is yt is equals to alpha plus beta xt plus ut। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक डिफरेंस है दोनों में, दैट इज द डिफरेंस ऑफ सबस्क्रिप्ट। यहाँ पे आई है, यहाँ पे टी है, अब इससे कुछ तो डिफरेंस आता होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि सबस्क्रिप्ट हम लगाते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स आर चेंजिंग इन डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है। अभी टी जहां पे आपको सबस्क्रिप्ट दिखेगा आपके बुक्स के अंदर और वेर एवर यू आर गेटिंग इन द क्वेश्चंस और एनीवेयर, तो आपको ये देखना है, यू विल सी दिस इज अ टाइम सीरीज डेटा और टाइम सीरीज एनालिसिस। T is used for time series analysis, ये टाइम सीरीज के लिए यूज होता है। वहीं पे I आपका यूज होता है when there is cross sectional data और cross sectional analysis, ठीक है। अब टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल आई बिलीव लोग आता होगा आपको, और अगर नहीं भी आता है तो उसको मैं डिटेल में तो स्टैट्स की क्लास में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको इन ब्रीफ बता देती हूँ दैट व्हेन वी टॉक अबाउट क्रॉस सेक्शनल व्हाट डू वी मीन, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम सीरीज तो हम क्या मीन करते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल जो डेटा होता है आपका या क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस होता है, in that analysis we consider different variables or different people in the same time at the same point of time। उसी टाइम पे मैं दूसरे दूसरे लोगों से डेटा कलेक्ट करूंगी या दूसरी दूसरी जगह का डेटा कलेक्ट करूंगी और उसको एनालाइज करूंगी। The time is not changing in cross sectional data, but there are many variables, okay, in cross sectional data, okay, but in time series we are studying few people or a set of people or a set of data, we are studying a set of data over a period of time, over a period of time। इसमें at a point of time होता है, point of time होता है क्रॉस सेक्शनल में, एंड इन टाइम सीरीज इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि मैंने जीडीपी देखना है यूएसए का, नाउ आई एम ऑब्जर्विंग जीडीपी ऑफ यूएसए फ्रॉम 2000 टू 2023, तो मैंने यूएसए का ही जीडीपी देखा बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आए होंगे जो मैंने ऑब्जर्व करे, but I am seeing just one data, I'm taking one data and observing it for a very long period of time, that is time series data, ठीक है। There can be many countries that I can take into consideration, but मैं सारी चीजों को over a period of time देखूंगी, ठीक है, at a point of time नहीं देखूंगी, ठीक है। But in cross sectional I see certain behavior at a point of time only, or certain fluctuations or certain data I consider certain data at a point of time, उस टाइम पे क्या हो रहा है, ठीक है। Okay, so that is the difference. Now एक और चीज आप देखते हैं, that is in econometrics, that is
पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन एंड सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, ये दोनों इक्वेशंस आपको बहुत सिमिलर लग रही होंगी, y is equals to alpha plus beta xi plus ei, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा सैंपल में। The difference is of the hat. The hat that is worn by yi, that we have on yi, alpha hat, beta hat, and then आपके error term पे भी। बट आपके independent variable के अलावा आप यहाँ पे सबके ऊपर hat देख रहे हैं, ठीक है। So independent variable doesn't have a hat, कभी नहीं होता। जब भी आपको सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन भी बनाना है, आप कभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हैट नहीं लगाएंगे, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कंसिस्टेंटली चेंजिंग एंड also it is being affected from outside. एंडोजेनस वेरिएबल नहीं होता है, वो एक्सोजेनस वेरिएबल होता है, मॉडल के बाहर से अफेक्ट हो रहा है, इसके ऊपर आप हैट नहीं बनाएंगे, ठीक है। और वही आप पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन देखिए, किसी भी चीज के ऊपर हैट नहीं है, नीदर ऑन द वेरिएबल्स नॉर ऑन द पैरामीटर्स। लेट मी से इट इज अल्फा, ओके दिस इज अल्फा। ना अल्फा बीटा पे आपको दिख रहा है, पैरामीटर्स पे भी नहीं दिख रहा। आप अल्फा बीटा पैरामीटर्स है, उन पे भी हैट नहीं है, हमारे वेरिएबल्स पे भी हैट नहीं है। यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आल्सो हैव अ हैट एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल हैज एन हैट एंड द रैंडम वेरिएबल हैज एन हैट, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है? तो आपको ये बात पता ही है, हमने स्टैट्स में भी बहुत बार पढ़ी है कि द पॉपुलेशन इज वेरी बिग एंड collecting data from each and every point of the population, it is not feasible नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत पैसा, बहुत ज्यादा आपका एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत मॉनेटरली इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो वी ड्रॉ अ सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन विच इज we believe that it is an exact relationship of the exact representative of the population. उस पे हम कोई भी टेस्ट रन करते हैं, कोई भी एनालिसिस करते हैं, then we generalize it, ठीक है। तो इसीलिए ये सैंपल होता है। सैंपल के अंदर कभी भी पैरामीटर्स नहीं होते। यहाँ पे सैंपल की जब आप बात करते हैं तो आप स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। You have statistics in sample and in population we have parameters, ठीक है। तो अभी सैंपल स्टैटिस्टिक्स को आप कैलकुलेट करके उसको आप पैरामीटर्स पे जनरलाइज कर देते हो या पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देते हो। बेटर वर्ड इज पॉपुलेशन, नॉट पैरामीटर, सॉरी। तो आप पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर देते हो, ठीक है। अब now what we do here in econometrics differently. So in case of sample regression function and population regression function, so basically what do we do? We estimate these alpha and beta gaps, and then these are the estimators. We use these, we calculate the value of these using OLS, and then we estimate alpha and beta. That are the population parameters. तो हम हमारे सैंपल के अल्फा कैप एंड बीटा कैप को बोलते हैं एस्टिमेटर, वी कॉल देम एस्टिमेटर, ठीक है। एस्टिमेटर बोलोगे आप इनको। अल्फा कैप एंड बीटा कैप हियर आर एस्टिमेटर्स, ठीक है। These are used to basically estimate the population parameters and they are thus called estimate. एस्टिमेट बोलते हो आप इनको, ठीक है। एस्टिमेट्स नहीं, एस्टिमेट बोलते हो। और आप इनको कैलकुलेट करते हो। यू कैलकुलेट अल्फा कैप एंड बीटा कैप यूजिंग ओएलएस। इसके लिए हम ओएलएस यूज करते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, व्हिच वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर इकोनोमेट्रिक्स, ओके। तो आप ओएलएस यूज करके अपने सैंपल एस्टिमेटर्स को कैलकुलेट करते हैं एंड देन with the help of them you estimate the parameters of your population, that is alpha and beta, ठीक है। और ये एक approximation method है, not an exact method, ये एक approximation method है, ठीक है। ये आपका एक approximation method है, it is not an exact method, okay। and alpha cap और beta cap को कैसे calculate करना है OLS से, that I will teach you in next class. So for this class, this was a brief introduction of econometrics. I have briefed you about simple linear regression model also, and what are deterministic and stochastic equations. So I think you have got a gist of it. तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी फर्दर, ठीक है। एंड धीरे धीरे वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स इन इकोनोमेट्रिक्स. So if you have liked the lecture, do like it and do subscribe as more lectures will be coming. And आपकी जितनी भी queries है आप अपने comment section में वो लिख सकते हैं. Any topic that you want me to cover,
Okay, let's meet in the next class. Thank you.